गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे नेशनलिज्म इन यूरोप और इसका रिवीजन चल रहा है। पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। यहाँ हम पहुँचे थे नेपोलियन के बारे में। हमने आपको बताया था कि नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश कर दिया और जब डेमोक्रेसी खत्म हो गई तो फ्रांस में एक बार फिर मोनार्की इस्टेब्लिश हुई। लेकिन नेपोलियन ने कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट किए एडमिनिस्ट्रेशन में जिसकी वजह से फ्रांस की जनता ने नेपोलियन को बहुत पसंद किया। फ्रांस ही नहीं, फ्रांस के जो पड़ोसी देश थे वहां पर भी नेपोलियन ने अपने फोर्सेस को, ट्रुप्स को भेजना शुरू किया और उन देशों के लोगों ने भी फ्रांस की सेनाओं का, नेपोलियन के सेनाओं का स्वागत किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद दूसरे कंट्रीज के लीडर्स के समझ में आ गया कि नेपोलियन का मोटो क्या है। जनरली नेपोलियन चाहता था कि जितने भी पड़ोसी देश थे फ्रांस के, उन पे कब्जा कर लिया जाए, अधिकार कर लिया जाए। रिजल्ट ये हुआ कि धीरे धीरे बाकी देश नेपोलियन के खिलाफ होने लगे और फिर कुछ कंट्रीज ने मिलके, जिसमें ब्रिटेन, रसिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये 4 कंट्रीज थी, इनके कंबाइंड फोर्सेस ने नेपोलियन पर, फ्रांस पर हमला किया, अटैक किया और 1815 में इसको कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू में 1815 में नेपोलियन बोनापार्ट हार गए और इनको अरेस्ट किया गया और एक आइलैंड का नाम है सेंट हेलेना, वहां पर ले जाके इनको रख दिया गया। वहीं पर नेपोलियन काफी दिनों तक जिंदा भी रहे, वहीं पे इनकी डेथ हुई और वहीं इनको दफन कर दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। जब नेपोलियन को हरा दिया गया तो 1815 में कई देशों की एक मीटिंग हुई। इसको कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। एक कांग्रेस हुई, एक कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में ब्रिटेन, रसिया, प्रशा और ऑस्ट्रिया के रूलर्स ने हिस्सा लिया। इनका मेन मोटो था कि मोनार्की को दोबारा पावर में लाना, मोनार्की को दोबारा इस्टेब्लिश करना। कुछ पॉलिटिकल रिफॉर्म हुए थे, इसमें भी 2 ग्रुप था। ये चाहते थे कि मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, ये सारी चीजें स्ट्रांग हों। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हमने आपको बताया था कि मोनार्की थी, चर्च था, दोनों स्ट्रांग थे। तो कांग्रेस ऑफ वियना में भी इसी पर जोर दिया गया कि मोनार्की शुड बी स्ट्रांग, चर्चेज मस्ट हैव इनमरस पावर, और जो पुराना सिस्टम था उसी सिस्टम को वरीयता दी जाए, उसी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए। इसमें कंजर्वेटिव लोग थे। कंजर्वेटिव उन लोगों को कहते हैं जो पुरानी बातों को, पुराने रूल रेगुलेशन को फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन उसमें एक ग्रुप ऐसा भी था जो ये चाहता था कि जो काम नेपोलियन ने किया है उसको जारी रखा जाए। कुछ काम नेपोलियन ने ऐसे किए थे जिससे स्टेट स्ट्रांग बने थे
स्टेट में यूनिटी आई थी, तो उसको भी इन लोगों ने जारी रखने का डिसीजन लिया। इसके बाद देखेंगे आप तो ये कांग्रेस ऑफ वियना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट कंट्रीज ग्रेट, जिसमें ब्रिटेन है, रसिया है, प्रसा है, ऑस्ट्रिया है, दे वेर स्ट्रॉन्ग किंगडम्स एट दैट टाइम एंड रूलर्स ऑफ दीज कंट्रीज डिसाइडेड टू अडॉप्ट वंस अगेन द मोनार्की इन सो कॉल्ड कंट्रीज। हुआ बोर्बन डायनेस्टी के रूलर्स को पावर दे दिया गया फ्रांस का। जिन कंट्रीज को नेपोलियन ने जीत लिया था उनको फ्रांस से वापस ले लिया गया, इंडिपेंडेंट कंट्रीज बन गई। तो इस स्टेप से भी, कांग्रेस ऑफ वियना से भी यूरोप में नेशनलिज्म डेवलप हुआ। इसके अलावा हम बात करेंगे रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग का मतलब है कि इस पीरियड में बहुत सारे आर्टिस्ट पैदा हुए, राइटर्स पैदा हुए, फिलासफर्स पैदा हुए, और उन लोगों ने अपने अपने एरिया में लोगों को अवेयर करने के लिए, लोगों के अंदर नेशनलिज्म का सेंस पैदा करने के लिए काम किया। जिसमें आप देखेंगे कुछ पेंटिंग्स भी बनाई गई, पेंटर्स ने पेंटिंग बनाई, और स्पेशली ग्रीस में, ग्रीस पर ओटोमन एम्पायर हुकूमत का काम करता था। ओटोमन एम्पायर इस पीरियड में बड़ा स्ट्रांग एम्पायर था, और इस पीरियड में कुछ स्टेट थे जिनको बाल्कन स्टेट के नाम से जाना जाता था। ये बाल्कन स्टेट, इसमें रोमानिया, ग्रीस और बहुत सारी कंट्रीज थी। इन कंट्रीज पर ज़्यादातर हिस्सों में हुकूमत करने का काम रोमन एम्पायर के लोग कर रहे थे। तो यहाँ भी नेशनलिज्म का सेंस पैदा हुआ। रिजल्ट ये हुआ कि इन छोटी छोटी कंट्रीज ने भी अपने इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई शुरू कर दी। ग्रीस के लिए जानते हैं, ग्रीस को यूरोप का क्रेडल कहा जाता है, यूरोप का पालना कहा जाता है। और हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि ग्रीस का सिविलाइजेशन, जिसको सिविलाइजेशन ऑफ ग्रीक कहा जाता है, दुनिया के ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में एक है। इसीलिए इसको क्रेडल ऑफ यूरोप का नाम दिया जाता है, यूरोप का पालना कहा जाता है। ग्रीस में चूंकि वो ओटोमन एम्पायर, इसके रूलर्स मुस्लिम थे, इसलिए यूरोप के लोगों ने अलग अलग कंट्रीज से ट्रूप्स इकट्ठा की और उनसे लड़ने के लिए, बैटल के लिए ग्रीस पहुंच गए। एक बड़े फेमस इंग्लिश पोएट थे, नाम था लॉर्ड बायरन। फंड इकट्ठा किया ग्रेट ब्रिटेन से और लड़ाई के लिए पहुंच गए ग्रीस। वहां पर इनको बीमारी पकड़ी, वहीं मर गए। बड़ी यंग एज में पोएट मरा। इंग्लिश में इनके बारे में बहुत अच्छा, बहुत डिटेल से आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। सेली, कीट, बायरन, ये 3 पोएट इंग्लिश के बहुत इंपॉर्टेंट पोएट हैं। जैसे हमारे यहाँ इंडिया की बात करें, हिंदी लिटरेचर की बात करें, तो 3 पोएट का नाम लिया जाता है एक ही पीरियड के, पंत, प्रसाद और निराला। ये 3 पोएट हमारे यहाँ हैं। इसी कैटेगरी में अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो 3 पोएट आते हैं। एक का नाम है सेली, दूसरे का नाम है कीट और तीसरे का नाम है बायरन। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा आपको लिटरेचर में मिलेगी, यहाँ मैं हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से पेंटर्स ने अपना काम किया। पेंटर्स के बाद बात करेंगे कल्चर की, पोएम की, लिटरेचर की, फिलॉसफी। अगर हम पोएम की बात कर लें तो अपने देश में देखेंगे आप कि जब फ्रीडम के लिए जद्दोजहद चल रहा था, जब फ्रीडम की स्ट्रगल चल रही थी हमारे देश में, तो बहुत सारे पोएट थे। उन पोएट्स ने क्या किया, एक फीलिंग पैदा की देश में, सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, वंदे मातरम। तरह तरह की पोएम्स हमारे देश में आई और उन पोएम का लोगों के ऊपर असर भी पड़ा।
ये पोएट बड़ी बड़ी मीटिंग को एड्रेस करते थे, लीडर्स का भी काम करते थे और दूसरी तरफ कंट्री के लोगों को अवेयर करने का भी काम करते थे। दोनों काम साथ चलता था। तो लिटरेचर ने अपना काम किया, कल्चर ने अपना काम किया, आर्ट ने अपना काम किया, पेंटिंग ने अपना काम किया, और इन्होंने भी उस पीरियड में यूरोप में नेशनलिज्म पैदा किया। नेशनलिज्म का सेंस बड़ी तेजी से डेवलप हुआ और ऑलमोस्ट ऑल द states located in Balkans, which were collectively known as Balkans, became free due to nationalism. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था नेशनलिज्म का सेंस। इसके बाद देखेंगे, हम आपसे बात करेंगे यूनिफिकेशन की। जैसे यूनिफिकेशन की बात करें, एग्जाम्पल हम आपको दे दें कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो हमारे यहाँ 508 स्टेट्स ऐसे थे जो इंडिया के पार्ट नहीं थे। जब अंग्रेज यहां से गए, जो मैनिफेस्टो उन्होंने बनाया, उस मैनिफेस्टो में सबसे पहले तो इंडिया को डिवाइड कर दिया। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू सॉवरेन नेशन, दैट वाज इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ये तो चला गया, देश से अलग हो गया, 2 कंट्रीज बन गई। उसके अलावा 508 स्टेट्स ऐसे थे जिनके बारे में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में दिया कि ये कंट्री चाहे तो भारत में, इंडिया में रह सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान में रह सकते हैं, और अगर दोनों में न रहना चाहें तो ये अपना इंडिपेंडेंट देश बना सकते हैं। इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए कि अगर आज 508 देश हमारे देश में होते तो आपको फूलपुर से शाहगंज जाने के लिए पासपोर्ट बनवाना पड़ता। कुछ स्टेट तो ऐसे थे कि 2-4 गांव को मिला के एक स्टेट था। तो अगर आज वो देश बन गए होते तो फिर क्या नक्शा होता हमारे देश का, मैप बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता। आपको मैप का क्वेश्चन देते तो आप इंडिया के बजाय किसी दूसरी कंट्री में चले जाते। कुछ तो ये प्रॉब्लम थी कि अगर बाइक की स्पीड तेज होती तो आप दूसरी कंट्री में घुस जाते। तो ऐसी स्थिति में इस कंट्री का यूनिफिकेशन हुआ। यूनिफिकेशन मीन्स जो छोटी छोटी यूनिट्स थी, उन यूनिट को मिला के एक बड़ी यूनिट बना देना, एक बड़ी कंट्री बना देना, इसको यूनिफिकेशन का नाम दिया जाता है। तो हमारे देश का भी यूनिफिकेशन हुआ और एक देश बना। उसी तरह से हम बात करेंगे स्पेशली 3 कंट्रीज की यूरोप में। एक का नाम है इटली, दूसरे का नाम है जर्मनी और तीसरा कंट्री है ब्रिटेन। इन 3 कंट्रीज में भी यूनिफिकेशन का काम हुआ। इटली की बात करें तो इटली में बहुत छोटे छोटे किंगडम्स थे और उन किंगडम्स के अलग अलग रूलर्स थे, अलग अलग रूल थे, अलग अलग उनकी पहचान थी, आइडेंटिटी भी सबकी अलग थी। सबसे पहली बात, एक लीडर पैदा हुए, उनका नाम था मैज़िनी। उन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई और उनका प्लान था कि इटली में रिवोल्ट करके पूरे इटली को एक कंट्री बना दी जाए, लेकिन सक्सेस नहीं हुए, अरेस्ट हुए और इनका प्लान फेल हुआ। मैज़िनी के बाद एक और लीडर आए, उनका नाम था कैवर। ये रियलिस्ट थे, लीडर थे। इन्होंने भी कोशिश की और इन्होंने जो रास्ता चुना वो रास्ता मैज़िनी से अलग था। इन्होंने रूलर से मिल करके, जो स्ट्रांग रूलर था इटली का, उससे मिल करके दूसरे रूलर पे अटैक करवा के इटली के यूनिफिकेशन का काम किया और काफी हद तक कैवर कामयाब भी रहे अपने मिशन में। और लास्ट आए गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी के ही पीरियड में इटली का यूनिफिकेशन हुआ, छोटे छोटे किंगडम को खत्म किया गया और पूरा इटली एक कंट्री बन गया। तो एक कंट्री बनने के बाद नेशनलिज्म बड़ी तेजी से डेवलप हुआ यूरोप में, इसलिए कि एक आइडेंटिटी हुई, एक फ्लैग हुआ, एक नेशनल एंथम हुआ, एक लैंग्वेज जो पूरी कंट्री में लागू कर दी गई। तो द सेम वाज डन विद जर्मनी टू। जर्मनी में भी यही हुआ। जर्मनी में आप देखेंगे जर्मनी का यूनिफिकेशन, नेपोलियन बोनापार्ट से पहले जर्मनी में 300 किंगडम्स थे, 300 से ज्यादा किंगडम थे। नेपोलियन ने उनको कम करके 39 में डिवाइड कर दिया और उसके बाद कुछ लीडर्स आए, जिसमें ऑस्ट्रिया के लीडर थे
बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया। और इसके बाद एक और लीडर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जर्मनी के यूनिफिकेशन के लिए, उनका नाम है ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो बिस्मार्क के पीरियड में जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ और जर्मनी भी एक कंट्री बन गया। तीसरा हमने आपको बताया था ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन का एक पार्ट था आयरलैंड, वहां पर थी तो क्रिश्चियनिटी ही, लेकिन क्रिश्चियनिटी में भी दो विंग्स हैं, एक को कैथोलिक कहा जाता है और दूसरे को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। ये रिलीजियस विंग है। जैसे अपने यहाँ चले आइए इस्लाम में देख लीजिए तो दो विंग हैं, एक को शिया दूसरे को सुन्नी कहा जाता है। दोनों इस्लाम ही एक ही रिलीजन के फॉलोअर हैं, लेकिन दो सेक्ट इनको माना जाता है। उसी तरह से क्रिश्चियनिटी में भी दो सेक्ट हैं, एक को कैथोलिक्स कहा जाता है और दूसरे को प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। कैथोलिक्स उनको कहते हैं जो क्रिश्चियनिटी के पुरानी बातों को मानते हैं, और प्रोटेस्टेंट उनको कहा जाता है जो रिलीजियस रिफॉर्म के बाद जो रिलीजन तैयार हुआ यूरोप में, उसको हम प्रोटेस्टेंट का नाम देते हैं। एक रिलीजियस रिफॉर्मर आए थे, नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर दो हैं, ध्यान रखिएगा, एक तो लेटेस्ट आए हैं, ये अमेरिका के थे, ये पॉलिटिकल लीडर थे, लेकिन जिस लीडर की हम बात कर रहे हैं मार्टिन लूथर किंग की, ये रिलीजियस लीडर थे जो ऑर्थोडॉक्सी थी क्रिश्चियनिटी में, उसके खिलाफ इन लड़े। जैसे चर्च के पावर को कम करना, चर्च टैक्स लेता था उस टैक्स को खत्म करना, इस पे जोर दिया था मार्टिन लूथर किंग ने। तो एक तरह से कह ले कि जो सोशल एविल्स आ गई थी क्रिश्चियनिटी में, उनका सबसे बड़ा रिफॉर्मर मार्टिन लूथर किंग थे। और इसके बाद लोगों ने मार्टिन लूथर किंग को फेवर किया, सपोर्ट किया, और फिर क्रिश्चियनिटी में रिफॉर्म हुआ। जो नई क्रिश्चियनिटी आई उसको प्रोटेस्टेंट कहते हैं। लेकिन जो कंजर्वेटिव्स थे, जो पुरानी बातों को मानने वाले लोग थे, उनको कैथोलिक्स कहा जाता है। आयरलैंड में ज्यादातर लोग कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट कम थे, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन में ज्यादातर प्रोटेस्टेंट थे। रिजल्ट ये हुआ कि फोर्सिबली आयरलैंड को ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट बना दिया गया। एक वही नेशनल एंथम उस पर अडॉप्ट किया गया, वही नेशनल फ्लैग हो गया जिसको यूनियन जैक का नाम आप देते हैं। तो इस तरह से रिफॉर्मेशन का काम हुआ। इसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको कहते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन। पूरे नेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, इसको विजुअलाइजिंग कहते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन पिछले क्लास में पढ़ाते हुए हमने आपको बताया था कि एक इमेजिनरी लेडी का फिगर बनाया गया। उस इमेजिनरी लेडी के फिगर को यह मान लिया गया एक फला कंट्री है। जैसे जर्मनी में एक फिगर बनाया गया, उसको नाम दिया गया जर्मीनिया का। इसी तरह फ्रांस में मैरीन बनाई गई। इंडिया में जब हम अपनी आजादी के लिए लड़ रहा था पूरा देश, तो एक फिगर हमारे यहां भी बना था, अवनींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, अवनींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। इन्होंने एक पोर्ट्रेट पेंट किया, उस पोर्ट्रेट का नाम रखा भारत माता। तो ये भी एक एलिगोरी ही है। इसी तरह से एलिगोरी बनाई गई, एक पोर्ट्रेट बनाया गया और उसको कंट्री का नाम दे दिया गया। तो जितने भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज यूरोप के थे इस पीरियड में, इन्होंने अपने देश को, अपनी कंट्री को किसी न किसी पोर्ट्रेट के थ्रू विजुअलाइज करने का काम किया। और इसके बाद इंपेरियलिज्म का काम हुआ। इंपेरियलिज्म मीन्स दूसरी कंट्री को कॉलोनी बनाना। यूरोप के लोगों ने साउथ अमेरिका, अफ्रीका और एशिया, इसमें जितनी कंट्री थी बड़ी तेजी से कॉलोनी बनाना शुरू किया। और इतना ही नहीं, बाल्कन स्टेट पर भी ये चाहते थे कि इन्हीं का इन्फ्लुएंस हो। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म होता है आपका। इसको इसका रिवीजन भी हमने आपको पूरा कर दिया। जो आपकी कंप्लेंट थी लगभग हम समझते हैं पूरी हो गई होगी। और बुक में देख लेंगे एक्सरसाइज। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट भी कर लेंगे, आपकी प्रॉब्लम को दूर कर दी जाएगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।